चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम फोकस करने वाले हैं बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर। जी हां, कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए आप क्रिप्टो बाजार में निवेश कर सकते हैं। हम देख रहे हैं जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का जो रुझान है, दिलचस्पी है, जो क्रेज है देश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर आपके पास एक ऐसा फंड आपको मिल जाए जो कि आपको क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में निवेश करने का मौका देता है तो कैसा होगा। वो तमाम लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी को काफी रिस्की समझते हैं, काफी वॉलेटाइल समझते हैं, उन जैसे निवेशकों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन फंड है। इनफैक्ट देश का पहला ऐसा फंड है जो कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में निवेश करने का मौका दे रहा है। और यहां पर मैं बात कर रही हूं इन्वेस्को कॉइन शेयर्स ग्लोबल ब्लॉकचेन ETF फंड ऑफ फंड की। जी हां, इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये NFO लेकर आने वाली है और 24 नवंबर को ये NFO आपके निवेश के लिए खुल जाएगा। तमाम बारीकियां समझेंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने सुना, देश का पहला ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में निवेश करने का मौका दे रहा है। वो तमाम लोग जो कि अब तक सिर्फ सोच ही रहे थे क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि अभी तक भारत में हम देख रहे हैं कि उसको लेकर एक लीगल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आना बाकी है। कई तरह के मंथन चल रहे हैं कि इसको क्या एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाए या एक लीगल टेंडर की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन जब तक हमें एक निष्कर्ष निकलता है हमारे सामने, एक डायरेक्ट डायरेक्शन दिखाई देता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में, तब तक ये एक सुनहरा मौका है। आप चाहें तो एक्सपोजर ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को क्रिप्टो का तड़का दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है इन्वेस्को कॉइन शेयर्स ग्लोबल ब्लॉकचेन ETF फंड ऑफ फंड की। फिरोज, सबसे पहले मुझे ये बताएं, मौजूदा क्रिप्टो करेंसी के क्रेज को देखते हुए सेबी ने जो मंजूरी दी है इस फंड ऑफ फंड को, इसे आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा देखता हूं कि इन्वेस्को जो आयरलैंड बेस्ड फंड है उसमें फीडर फंड है। तो ये ETF में क्रिप्टो करेंसी में नहीं इन्वेस्ट होता है, बट 50 डिफरेंट कंपनीज जो क्रिप्टो की एक्सचेंज बनी हुई है दुनिया भर में, उनमें इन्वेस्ट होता है। मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी एक वेल अंडरस्टूड एसेट या करेंसी है नहीं। सो एक रिटेल निवेशक को मेरे हिसाब से इससे दूर रहना चाहिए प्राइमा फेसी, अनलेस आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, उनके वॉल्यूम्स कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि इसमें आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो क्रिप्टो की एक्सचेंज लार्जली बनी हुई है। मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा हम फीडर फंड क्या है उसके बारे में बताएं दर्शकों को, और साथ ही आयरलैंड डोमिसाइल्ड ETF में ये अपना निवेश करेगा, इसको लेकर भी थोड़ा सा आसान भाषा में हमें समझाइश देनी होगी। लेकिन उससे पहले हम फंड ऑफ फंड की बात कर रहे हैं, किस तरह से ये एक फीडर फंड है और कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये एक फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड का ये मतलब है कि जो भी इंडिया से पैसे इकट्ठे होते हैं डिफरेंट निवेशकों की, वो पैसे का फंड मैनेजर इंडिया में नहीं होता है। वो जो फंड डोमिसाइल है आयरलैंड में, उसमें ये पैसे रेमिट होते हैं, और जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है उसमें एक एडिशनल परचेज जो हम डोमेस्टिकली कलेक्ट किया जाएगा पैसा, उसको वो एडिशनल परचेज के तौर पे जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें निवेश किया जाता है। तो इसको कहते हैं फीडर फंड। जैसे नाम दर्शाता है, वो फीड करता है दूसरे एग्जिस्टिंग फंड को। सो ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स के फीडर फंड इंडिया में मौजूद हैं, बट वो कलेक्ट करके पैसा स्टॉक्स में डालते हैं ज्यादातर। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया US फीडर फंड हो गया, वो पैसा इकट्ठा करता है और US बेचता है। US का एग्जिस्टिंग फंड में वो पैसे की एडिशनल परचेज होती है, उसको कहते हैं फीडर फंड। थोड़ा सा मुझे बारीकी में जाना है, क्योंकि इन्वेस्को कॉइन शेयर्स ग्लोबल ब्लॉकचेन UCITS ETF जो कि इसका अंडरलाइंग फंड है उसमें निवेश करता है। कुछ इसके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि ये कोई नया ETF नहीं है। हमने देखा है, अगर हम इस ETF की लॉन्च के बाद का अब तक का रिटर्न देखें, मेरे ख्याल से 2018-19 में इसका लॉन्च हुआ था, तो लगभग 238% का रिटर्न दे दिया है इस ETF ने। इस ETF की चाल को अगर हम
हम किसी बिटकॉइन जो कि एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है उसकी चाल की तुलना में देखें तो बिटकॉइन ने अब तक 1572% का रिटर्न दिया है। उसी के इनलाइन रिटर्न यहाँ पर देते हुए ये ETF दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ उतना अग्रेसिव नहीं है और उस तरह से उतार चढ़ाव जिस तरह से हम देखते हैं बिटकॉइन में होता रहता है कीमतों को लेकर, उतना उतार चढ़ाव इसमें नहीं दिखाई देता है। इस ETF की बारीकियां मुझे समझाइए फिरोज। कविता जी, ये जो ETF है इन्वेस्को कॉइन शेयर ग्लोबल ब्लॉकचेन ETF है। बेसिकली ये जो ETF है उसकी जो रिटर्न्स हैं लास्ट 1 ईयर की 94% रही है, क्लोज टू 94% रही है 31 अक्टूबर 2021 तक। मतलब एक साल की रिटर्न 94% रही है। बट इसकी जो इन्वेस्टिंग जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं और यूएस जापान इनमें काफी ज्यादा एक्सपोजर है। ज्योग्राफिकली यूएस इज द लार्जेस्ट एक्सपोजर। जो एक्सचेंजेस हैं वो यूएस में मौजूद हैं, जापान में और कनाडा में। इन 3 देशों में जो कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट 73% का एक्सपोजर रखती हैं total. So it's a geographical diversification, 50 different exchanges and technology companies. और ये जो रिटर्न्स हैं 94% है, बट रिस्क के मुकाबले ये निफ्टी से लास्ट 1 साल में दुगना रिस्क ले चुका है और रिस्क का आंकड़ा 40 का आता है और निफ्टी का ऑलमोस्ट अबाउट 18 का आता है लास्ट 1 ईयर में। अच्छा, रिस्क की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो निवेशकों को ये समझाना होगा कि क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में निवेश करने वाला एक फंड ऑफ फंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जोखिम जो है वो बिटकॉइन के जितना है या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के जितना जोखिम है। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो ETF है ना, इसका लगभग 65% एक्सपोजर है ना वो ब्लॉकचेन से जुड़ी कंपनियों में है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कुछ चुनिंदा कंपनियां जिसमें इसका एक्सपोजर है 4.34% जापानी इंफ्रा एडवर्टाइजिंग और इंटरनेट फाइनेंस और साथ ही क्रिप्टो से जुड़ी जो कंपनी है GMO इंटरनेट, उसमें इसका एक्सपोजर है। उसके अलावा भी 4.83% यूएस के क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल INC में इसका एक्सपोजर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और ब्रोकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें इस ETF इस फंड ऑफ फंड का निवेश है। तो फिरोज, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन हाँ उस तरह का एक्सपोजर आपको चाहिए तो ये एक बढ़िया मौका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे तो ये कम रिस्की होगा क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधार है, ना कि सिर्फ ये क्रिप्टो की जो एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो और उसकी कॉइन्स जो है करेंसी है वो एक एप्लीकेशन है एक टेक्नोलॉजी की। तो इस पे थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेट करके अगर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली सिर्फ एक एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन में नहीं कर रहे हैं और थोड़ा डिवर्सिफाइड है, ज्योग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन है। तो एक फंड मैनेजर भी है तो ज्यादा आपकी जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम होती है। सो आई थिंक करेंसी खरीदने के बदले, क्रिप्टो करेंसीज खरीदने के बदले दिस इज डेफिनेटली अ सेफर बेट क्योंकि इन्वेस्टको की जो इन्वेस्टिंग जो तजुर्बा है वो आपको मिलता है। रिलेटिवली इट्स अ बेटर बेट। अच्छा, अब क्योंकि हम इस फंड ऑफ फंड की बात कर रहे हैं जो आपको ग्लोबली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में निवेश का मौका देता है, लेकिन फिरोज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत में भी ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर क्रिप्टो करेंसी का पूरा बाजार चलता है उसका भी अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ICICI बैंक को अगर आप ले लें तो वो अपने इंटरनेशनल रेमिटेंसेज में जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जो है क्लेम सेटलमेंट के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल इनफैक्ट यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रहा है ओरेकल के साथ, स्ट्राइड्स फार्मा के साथ, नीति आयोग के साथ, जहां पर दवाओं के जो उत्पादक हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनकी तमाम जानकारी रख सके, इसको लेकर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन को लेकर काम भी चल रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ये भारत के तमाम सर्विस और अन्य सेक्टर्स में भी इसका इस्तेमाल होगा और इसका चलन तेजी से आगे बढ़ेगा। फिरोज, ऐसी सूरत में किस तरह के निवेशक को इस तरह के फंड ऑफ फंड में निवेश करना चाहिए? कविता जी, देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनेटली उसकी एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन की वजह से काफी सारे कंपनीज उसका फायदा जरूर ले। बट मेरे हिसाब से एक निवेशक को अपने गोल्स पूरा करने के लिए इतना माइक्रो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो काफी सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज इंडिया की जो है उसकी काबिलियत एक्वायर करेंगी और उसका प्रयोग भी करेंगी। तो आपको एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए एक सेपरेट फंड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अनलेस आप बहुत सीजन इन्वेस्टर हैं, आपने IT के फंड में डाल रखा है, उससे भी आप ग्रेजुएट होकर नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं
तो डेफिनेटली इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। स्पेशली जो निवेशक करंटली आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनकी समझ बहुत ज्यादा होती है, वरना टेक्नोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आई वुड स्टे अवे। बट ये अच्छी बात ये है कि आज जो क्रिप्टो की जो मोमेंटम है, उसमें डालने के बदले डेफिनेटली एक रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड जो ईटीएफ के माध्यम से है, दैट विल बी अ सेफर बेट। फिरोज, अब टैक्सेशन के लिहाज से, क्योंकि एक ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, इसमें आप निवेश करेंगे और ये आगे चलकर आपको तमाम एक्सपोजर्स देगा, टैक्सेशन के लिहाज से इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? टैक्सेशन का के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होगा डेट टैक्सेशन। कोई भी इंटरनेशनल फंड होता है, भले ही वो इक्विटी में भी डालता है, तो उनकी टैक्सेशन होती है डेट के हिसाब से। तो 3 इयर्स लगेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पड़ाव को पार करने के लिए, और जब वो पड़ाव पार हो जाएगा तो उसकी टैक्सेशन होगी 20 प्लस सरचार्ज एंड सेस। और अगर आप 3 साल से पहले निकाल लेते हैं तो मार्जिनल टैक्स रेट का टैक्सेशन लगता है। इसका ये मायने है कि आप जो भी टैक्स स्लैब में है उस साल में, अगर आप 10% की टैक्स स्लैब में है तो 10% लगेगा, 20% की टैक्स स्लैब में है तो 20 लगेगा, 30% की स्लैब में है तो 30 लगेगा। सो लॉन्ग टर्म इज 3 इयर्स एंड 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस। ऑलराइट, तो देश का पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फंड जो कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर दे रहा है, फंड का मकसद है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इकोसिस्टम में शामिल हो चुकी लिस्टेड कंपनियों में आपको एक्सपोजर दिलाना। और जैसा कि हमने अभी चर्चा भी की है, आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से इस तरह के ईटीएफ को, जो कि एक फंड ऑफ फंड है और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर आपको दे रहा है, शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप ये तभी करेंगे जब आपके पास एक बुनियादी पोर्टफोलियो तैयार है, यानी जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ, आपकी दाल रोटी का इंतजाम हो जाना चाहिए। बाकी आप डेजर्ट्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और बाकी एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले लक्ष्यों के हिसाब से अपने बुनियादी पोर्टफोलियो को आप तैयार रखें। ये जो एनएफओ है, आपको एक बार फिर से बता दूं, ये खुलने वाला है 24 नवंबर को, 8 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। उसके बाद भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और ये एक फीडर फंड है, यानी कि ये एक फंड ऑफ फंड है और फंड ऑफ फंड का ईटीएफ भी है। आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हम एनएफओस की बात कर ही रहे हैं, तो 26 नवंबर को एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्सिस मल्टी कैप का एनएफओ खुलने वाला है और ये 10 दिसंबर तक जो है वो खुला रहेगा। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एक मल्टी कैप फंड होगा। तो फिरोज, एक दौर हमने आता हुआ देखा जब सेबी की क्लैरिफिकेशन आई कि तमाम एएमसीज ने फ्लेक्सी कैप फंड्स लॉन्च किए, कुछ ने अपने मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप में बदल दिया। लेकिन अब एक नया दौर हम देख रहे हैं जहां पर वैसे ही एनएफओस को लेकर बाजार गर्म है और अब जो है एक एक करके मल्टी कैप फंड्स को भी लॉन्च किया जा रहा है। एएमसीज के नजरिए से अगर मैं समझना चाहूं तो ये किस तरह से बाजार को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लेक्सी कैप आने के बाद क्या मल्टी कैप को अपने पोर्टफोलियो में रखने की जगह आपको लगता है कि दिखाई दे रही है? निर्धारित एक्सपोजर मिलता है 25% का, लेकिन अभी भी कई सारे लोग मेरे ख्याल से इस बात को लेकर ज्यादा ओपन है कि एक फ्लेक्सी कैप को पोर्टफोलियो में रखना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। मल्टी कैप्स को लेकर आप क्या कहेंगे? कविता जी, मल्टी कैप एक बहुत कंटेम्पररी कैटेगरी होगी, क्योंकि जो आज हम इकोनॉमिक साइकिल में जा रहे हैं या जा चुके हैं, इसमें एक की एट्रीब्यूट है कि लिक्विडिटी ज्यादा है। जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो पहले जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसमें पैसा जाता है, फिर मिड कैप्स में जाता है, फिर स्मॉल कैप्स में जाता है। जैसे रिस्क बढ़ता है तो पूरा पैसा लार्ज कैप में मूव होता है। जब लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है तो ब्रॉडर मार्केट रैली आने की उम्मीद अगले साल 2-3 सालों में काफी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। सो पॉइंट 1, तो इसीलिए एक मल्टी कैप स्कीम में 25% का स्मॉल कैप एक बहुत लार्ज एक्सपोजर होता है, मिड कैप के 25% और मिनिमम लार्ज कैप के भी 25%। इट्स एक्चुअली अ ब्रॉड मार्केट फंड और इस साइकिल के लिए बहुत बेहतर है। फ्लेक्सी कैप्स जो हैं उसमें ज्यादातर लार्ज कैप के झुकाव है, एवरेज सिर्फ 6 से 7% का स्मॉल कैप एक्सपोजर होता है फ्लेक्सी कैप स्कीम में, कैटेगरी में पूरी अगर हम स्कीम्स को देखें एवरेज। सो मल्टी कैप इज मोर कंटेम्पररी, इकोनॉमिक साइकिल और रिवाइवल को ये बहुत अच्छी तरह कैप्चर करेगा। हाई लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में ये प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छी है और इसमें एक्सेस बहुत अच्छा फंड हाउस है। सो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ थम्स अप।
अच्छा, मेरा सवाल ना हमेशा लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्सपोजर को लेकर ये रहता है कि अब करंट सिनेरियो में फ्लेक्सी कैप रखें या मल्टी कैप रखें। किसी के पास मौजूदा समय में अगर एक फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी हो जहां पर आपको लार्ज मिड स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल ही रहा है, लेकिन अलग अलग एक्सपोजर के हिसाब से होगा, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से होगा, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक मल्टी कैप भी डालना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो जाएगा फिरोज? आई थिंक कविता जी, अगर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की तुलना करें और हम ये देखें कि रिस्क रिवॉर्ड मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में अगले 2-3 सालों की इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स के लिए जी किसमें ज्यादा संभावना है कि आप आउट परफॉर्म करेंगे, मेरे हिसाब से मल्टी कैप। और फ्लेक्सी कैप के जो एक्सपोजर्स हैं वो स्मॉल कैप में ना के बराबर है। क्योंकि वो ना के बराबर थे इसीलिए मल्टी कैप की कैटेगरी का इजाद किया सेबी ने लार्ज, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कहते थे बट ज्यादातर लार्ज कैप में ही पैसा पड़ा रहता। तो मल्टी कैप का इजाद इसीलिए हुआ है। तो अगले 3 इयर्स के पर्सपेक्टिव से द प्रोबेबिलिटी दैट अ मल्टी कैप विल आउटबीट अ फ्लेक्सी कैप इज रीजनेबली हाई। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अनुपम तिवारी और सचिन जैन फंड मैनेजर होंगे इनके। तो ये जो एनएफओ है 26 नवंबर को खुलेगा और 10 दिसंबर को बंद भी होगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एनएफओस को लेके आपके व्यूज से मैं वाकिफ हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटेगरी जो बाजार में है उसी एएमसी का फंड ले, लेकिन क्या मल्टी कैप जैसी कैटेगरी के लिए एनएफओ आपको लगता है कि सही होगा, या जो ऑलरेडी मल्टी कैप फंड्स हैं उन्हीं में ही निवेश कर देना चाहिए अगर आपको ये एक्सपोजर पोर्टफोलियो में डालना है अपने? तो देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी में अगर आप एक नया फंड लेना भी चाहते हैं तो डेफिनेटली कंसिडर इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि मल्टी कैप एक नई कैटेगरी है और उसमें स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी 25% का है। आज अगर एनएफओ होता है तो फंड मैनेजर को आज कैश मिलता है, तो उसको पूरी नई आइडियाज से पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तो आपके पास स्टेल पोर्टफोलियो नहीं होता है, एक फ्रेश पोर्टफोलियो बनता है। सो एनएफओ मल्टी कैप कैटेगरी के मेरे हिसाब से इज एन एक्सेप्शन टू बाय। हमेशा हम कहते हैं कि एनएफओ में क्यों जाए, अगर 5-10 साल पुराने फंड हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो तो मैं नए फंड में क्यों जाऊं, ज्यादातर यही एडवाइस आती है। डेफिनेटली मेरे से तो दिस इज व्हाट यू वुड हैव हर्ड कविता जी, बट आई थिंक एनएफओस फॉर मल्टी कैप एक फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट करना इज नॉट अ बैड थिंग। सो एनएफओ एक्सिस मल्टी कैप को डेफिनेटली मैं टिक मार्क दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एनएफओ का जिक्र मैं करना चाहूंगी जो कि फिलहाल खुला हुआ है, और यहाँ बात हो रही है ईडलवाइस एएमसी के द्वारा जो आया है एनएफओ लार्ज और मिड कैप इंडेक्स फंड। ठीक है, 15 नवंबर को ये खुला है और 26 नवंबर तक ये खुला रहेगा। और लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है ये कैटेगरी के लिहाज से हम देखें फिरोज तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट में ये कैटेगरी अच्छा परफॉर्म कर रही है। काफ़ी निवेशकों की सबसे अजीज कैटेगरी भी ये बनती जा रही है, इसीलिए भी क्योंकि आपको देखिए लार्ज कैप एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिहाज से रखना ज़रूरी होगा। मिड कैप थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मिड कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन उस मामले में ना ये एक इंडेक्स फंड है जिसका एनएफओ फिलहाल खुला हुआ है। बहुत अंतर होगा, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक इंडेक्स फंड्स जो है और पैसिव फंड्स जो है उसकी जो ऑफरिंग है वो ब्रॉड होती जा रही है, तो मेरे हिसाब से ये गैप में एक गैप है, वो गैप को एड्रेस कर रहा है ईडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप फंड ईटीएफ। क्योंकि पहले आज की अगर हम पैसिव की फंड की ओवरऑल बास्केट देखें तो 80 से 82% का जो एसेट्स है पैसिव में वो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड in terms of broadening the offering in the passive category, point 1। और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जो है वो जैसे आपने कहा वो फेवरेट बनती जा रही है क्योंकि उसमें वैल्यू निकल रही है। सो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ गुड पैसिव फंड, क्योंकि मिड कैप के जो पैसिव्स हैं वो स्टैंड अलोन मिड कैप में या फिर स्टैंड अलोन लार्ज कैप में, इसमें एक मिश्रण सा मिलता है। 250 स्टॉक का इंडेक्स है, सो आई थिंक दिस इज आल्सो मे बी 8 on 10। मेरे ख्याल से ये देश का क्या पहला ऐसा लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड का एनएफओ लॉन्च हुआ है, या इससे पहले भी कुछ है? नहीं, कविता जी, मेरे जहां तक कि मुझे ये जानकारी है कि आउट ऑफ द 120 पैसिव फंड्स ये पहला वाला होगा जो लार्ज और मिड को कॉम्बिनेशन करके इस कॉम्बिनेशन में आई थिंक इट हैज द यूनिकनेस एंड द गैप फॉर इट्स नीड।
बिल्कुल। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो उल्लेखनीय है फिरोज, वो ये है कि पैसिव इन्वेस्टिंग को समझने वाले और इनकी ओर जाने वाले निवेशकों की भी तादाद में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से एक तो हम ये बात भी जानते हैं कि लगातार जिस तरह के एनएफओज लॉन्च हो रहे हैं उसमें एएमसी ने दिलचस्पी दिखाई है पैसिव फंड्स को लेकर ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ अब लोगों की तरफ से भी, निवेशकों की तरफ से भी जो पैसिव एनएफओज आ रहे हैं उसको लेकर दिलचस्पी दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये निवेश का ट्रेंड आपको किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट या एक्टिव फंड्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, लेकिन जैसे हमने ग्लोबली एक ट्रेंड देखा था जो अब भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आपकी समझ क्या कहती है? मेरे हिसाब से कविता जी यही समझ कहती है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो सबको एडवाइस मिलने की संभावना कम है और रिटेल निवेशक एक एडवाइजर को हायर नहीं कर पाता। तो आई थिंक इसीलिए पैसिव आर इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें एक अच्छा एडवाइजर हो जो अच्छी रिसर्च कर सके, 508 ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स हैं, उसमें से 10 स्कीम 8 स्कीम चुनना जो निफ्टी को या फिर करस्पॉन्डिंग बेंचमार्क को बीट कर सके इतना कठिन नहीं है। अब एक साल पहले जो स्कीम्स हमने रेकमेंड की उसमें ऑलमोस्ट 8% का ज्यादा रिटर्न आया निफ्टी के मुकाबले। तो पैसिव में एक्स्ट्रा रिटर्न की गुंजाइश ही नहीं होती। बट जो रिटेल निवेशक या जो निवेशक बहुत अच्छे सीजन्ड है या फिर वो रिटेल निवेशक जो अपने एडवाइजर को हायर नहीं कर पाते, तो उनके लिए पैसिव डेफिनेटली 20-30% ऑफ द इक्विटी पोर्शन हो सकता है। लेकिन जहाँ तक एनएफओज पर आपके विचार का सवाल है, एक एक्सेप्शन तो आपने कह दिया कि मल्टी कैप के लिए है, तो क्या इस तरह के कैटेगरी में भी आप एनएफओज में निवेश करने की सलाह देंगे? यस कविता जी, क्योंकि देखो पैसिव की जो ऑफरिंग है वो अभी डीप हो रही है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं नहीं। अगर हम मल्टी कैप की बात करें उसमें भी कम ही ऑप्शंस हैं। अगर आप लार्ज कैप में कोई नया एनएफओ ला रहे हैं या फ्लेक्सी कैप में नया एनएफओ ला रहे हैं, उसको तो डेफिनेटली एक पास देना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ये जो पैसिव की कैटेगरी है उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट की जरूरत है, तो ये एनएफओ इज द नीड ऑफ द आवर। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए नए फंड इकट्ठा कर रही है ताकि बहुत सारे नए निवेशक आए। सो इफ द एनएफओ इज रेलेवेंट देन इट्स अ टिक मार्क। तो इस पैसिव कैटेगरी में भी मैं बोलूंगा कि एनएफओ रेलेवेंट है क्योंकि ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी टॉपिक, ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक छोटी सी समझाइश तो हम लेंगे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को लेकर। मनी मंत्रा एक ऐसा शो है जहां पर हमारे पास छोटी से छोटी राशि और बड़े से बड़ी राशि के भी निवेशक हैं। तो जो बहुत ज़्यादा फिलहाल एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं या जिनको लगता है कि उनके पास इन्वेस्टेबल अमाउंट मौजूदा बाजार की स्थिति में बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए हम पीएमएस की समझाइश लेकर आए हैं। फिरोज, मुझे ये बताएं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कौन कौन देता है और कैसे कैसे ये सर्विस एक निवेशक जो है वो अवेल कर सकता है? जो पीएमएस सर्विस है वो एचएनआई कैटेगरी के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। पीएमएस में 2-3 किस्म के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी और एडवाइस। मिनिमम अमाउंट एक मुश्त निवेश करने के लिए, बिगिन करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादातर निवेशक इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो पॉइंट 1, पीएमएस में एक फंड मैनेजर आपका ही खुद का डीमैट अकाउंट खुलता है, निवेशक का डीमैट अकाउंट खुलता है और फंड मैनेजर खरीदता और बेचता है आपके बिहाफ पे। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, जो खरीद बेच होती है वो एक पूल अकाउंट से होती है, वो म्यूचुअल, इसीलिए उसको नाम दिया गया म्यूचुअल। सो म्यूचुअल फंड में पूरे पैसे इकट्ठा होकर एक डीमैट अकाउंट से खरीद बेच होती है। पीएमएस में हर निवेशक का एक सेपरेट डीमैट अकाउंट खुलता है, उसमें खरीद बेच फंड मैनेजर इंस्ट्रक्शन देके करता है। अगर फंड मैनेजर अपनी मर्जी से काम करे तो उसको डिस्क्रिशनरी कहते हैं, और फंड मैनेजर अगर आपकी परमिशन के बगैर ना एक्ट कर पाए उसको नॉन डिस्क्रिशनरी कहते हैं। तो 2 किस्म के इंपॉर्टेंट पीएमएस कैटेगरी होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना जरूरी है कविता जी कि टैक्स जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए टैक्स आपको हर ट्रांजैक्शन पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में आप अगर 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं म्यूचुअल फंड को, तो कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। पीएमएस में अगर आप 10 साल अगर पीएमएस होल्ड भी करेंगे तो आपको हर साल टैक्स का कैलकुलेशन करके अगर कोई इंसिडेंस है तो पे करना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर पीएमएस को लेकर समझाइश आपके पास आती हुई, और मुझे ये बताएं कि किस तरह की फीस हमें चुकानी होगी जिनसे भी हम पीएमएस की सेवा लेते हैं।
तो कविता जी, पीएमएसएस में पीएमएसएस में फीस की जो होती है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो फंड मैनेजर से काफी कुछ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। फीस, फिक्स्ड फीस काफी क्लाइंटों को कम होती है, बड़े क्लाइंटों को कम होती है। इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.25% की फिक्स्ड पर एनम फी होती है। दूसरा एक फी भी होता है पीएमएस में जिसको कहते हैं प्रॉफिट शेयर। काफी सारे पीएमएसएस एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से हिस्सा भी मांग सकते हैं। तो पीएमएस में नई किस्म की जो फीस है जिस पे तवज्जो देना जरूरी है वो है प्रॉफिट शेयर। फॉर एग्जांपल, अगर 10% से ज्यादा अगर आपको एक साल में आ जाए तो काफी सारे पीएमएसएस उससे अधिक रिटर्न पे आपसे एक हिस्सा मांगते हैं, उसको कहते हैं प्रॉफिट शेयर। सो दैट्स द यूनिक पार्ट ऑफ पीएमएस फी। चलिए, तो मनी मंत्रा में आज समझाइश का पूरा सिलसिला हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दर्शकों को शो में शामिल करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अभिनव अंग्रेज भी, जो फिरोज के साथ मिलकर तमाम दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त अगर आप ये शो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब, तो अपने सवाल हमसे लाइव पूछ भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और हम आपके सवालों को शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों के जवाब देने की। और आपको बता दें कि ये शो लाइव है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी, तो अपने सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इस बीच हमारे मेहमान आज के आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज और investonline.in के फाउंडर अभिनव अंग्रीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। पहला सवाल राजेंद्र का है जो हमसे पूछना चाहते हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं सर? अच्छे हैं। पूछिए। हेलो जी, मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड में रखा हुआ है। ओके जी हाँ हाँ, तो किस में रखना वो पूछना चाहिए था। मैं एसबीआई बैलेंस म्यूचुअल फंड, ओके। सारा का सारा पैसा उसमें रखा हुआ है अभी। एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज? जी हाँ, आपने रिटायरमेंट की पूरी राशि उसमें रखी हुई है, कितना है? 10 लाख है। अच्छा, तो इस 10 लाख में से आपको कुछ हर महीना भी चाहिए होगा? हाँ जी, नहीं। ये कितने आप पैसे जो हैं 10 लाख रुपए कितने साल तक रखना चाहते हैं? मैक्सिमम कितना पीरियड? मेरा अभी 65 इयर्स का एज है। मेरा एज अभी 65 इयर्स है। आपकी एज 65 है, लेकिन आप ये निवेश कितने साल तक रखेंगे? अनलिमिटेड। ठीक है, ऑल राइट। पक्का ना, आपको इसमें से मंथली कुछ नहीं चाहिए? पक्का नहीं चाहिए। ठीक है अभिनव, थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई, मेरे ख्याल से जो सवाल इन्होंने पूछा था उसमें डिटेल्स की कुछ कमी थी और मेरे ख्याल से ये बॉन्ड्स पर भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बेसिकली लमसम म्यूचुअल फंड में निवेश सही होगा या किसी बॉन्ड में अपना पूरा रिटायरमेंट का कॉर्पस पार्क कर दें। हम ये सवाल को इस लिहाज से समझाएंगे ताकि राजेंद्र जी को भी समझ में आ जाए कि उनके लिए फ़ायदा कहाँ पर है, रिस्क कम है, क्योंकि ये एक रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं। अभी ये कह रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्होंने पूरे 10 लाख रुपए डाल रखे हैं। अब मुझे बताएं कि अगर इनके पास फिलहाल कोई टाइम होराइजन का डिसाइड नहीं किया हुआ है इन्होंने, लेकिन इनकी उम्र 65 साल की है, ये कह तो रहे हैं कि रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम इनको अगर रणनीति सुझाएं जो कि एक वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से ही होगी, क्योंकि इन्हें मंथली कुछ नहीं चाहिए इस पूरे निवेश में से, क्या एडवांटेज फंड में ही बने रहें बैलेंस एडवांटेज में, या इसको फर्दर डाइवर्सिफाई करना ठीक होगा? कविता, देखिए, जो राजेंद्र जी का इन्वेस्टमेंट है इसको एक प्योर रिटायरमेंट कॉर्पस कंसिडर करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ने ही बताया है कि जो 10 लाख रुपए का इन्होंने बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट किया है, इन्हें ये फंड्स की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है मोर देन अ रिटायरमेंट कॉर्पस। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें प्राइमरीली इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है और बैलेंस अबाउट 65% का इक्विटी है, 35% डेट है। जो एसबीआई बैलेंस्ड भी सेम काइंड ऑफ पोर्टफोलियो को फॉलो करता है।
निवेश अच्छा है, स्कीम भी अच्छी है। मेरे हिसाब से ये स्पेसिफिक स्कीम से निकाल के इन्वेस्ट करना, आई थिंक ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है उनके सो कॉल्ड रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पस के लिए। हैविंग सेड दैट, जो आप सवाल पूछ रहे थे बॉन्ड्स के ऊपर, जो उनका क्वेश्चन भी था, देखिए, रिटायरमेंट एक स्ट्रैटेजी बनाना एक कोई ऐसा कोई सिंपल एक्सेल शीट का कोई बेसिक मैथ नहीं है, बिकॉज हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, हर इंडिविजुअल की मंथली नीड्स या एनुअल नीड्स अलग होती हैं, एंड सो ऑन। सो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से लेके अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या प्योर बॉन्ड फंड्स इस कैटेगरी के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। अगर मैं 4 स्कीम सिलेक्ट करूं फ्रॉम अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म कैटेगरी में, तो अग्रेसिव के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एक अच्छी अग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम है। एसबीआई की एक डेट हाइब्रिड स्कीम है जो कंजर्वेटिव स्कीम कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें इक्विटीज पोर्शन काफी कम है, अबाउट 25% का ही पोर्शन है। वो एक काफी सेफ कंजर्वेटिव डेट फंड के हिसाब से हम उसको मान सकते हैं। प्योर डेट कैटेगरी में जाए तो बॉन्ड फंड चूज कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कोटक का बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड है, कहने के लिए शॉर्ट टर्म है, बट बेसिक होल्डिंग पीरियड ज्यादा लंबी होती है, तो इसलिए वो बॉन्ड फंड कहते हैं। और एक एचडीएफसी का मीडियम टर्म डेट फंड है। अगर इस पोर्टफोलियो को अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से लाइक इन्वेस्ट करें, तो मैं रिकमेंड करूंगा राजेंद्र जी को इन 4 स्कीमों की तरफ वो अपना ध्यान बढ़ाएं। अगर इन्हें फर्दर पूरा इक्विटी में ही डाइवर्सिफाई करना हो तो आप कौन से फंड का सजेशन देंगे? देखिए, करंटली एंड ऑफ द डे, अगर आप हम रूल ने सो कॉल रिटायरमेंट कॉर्पस का, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है नहीं है, हम ये नहीं रिकमेंड करेंगे कि 100% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है एसबीआई की, वो एक सही स्ट्रैटेजी है उनकी। और थोड़ा अग्रेसिव रहना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैटेगरी में, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड वो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लगभग 65% इक्विटी है और बैलेंस डेट में इन्वेस्टमेंट है। चलिए राजेंद्र जी, जिस तरह की आपको रणनीति सुझाई जा रही है, आप क्योंकि एक रिटायर्ड इंडिविजुअल है तो आप ज़्यादा जोखिम ना उठाएं और साथ ही आपको इक्विटी बाजार में जो रिटर्न मिलते हैं उसका भी फायदा मिल सके, उस बात को ध्यान में रखते हुए रणनीति सुझाई है। क्या कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप अभिनव से? हाँ, फिर ये मैं जो डिपॉजिट किया हूँ, अभी इन्वेस्ट किया हूँ, सही है क्या फिर वो? हमने आपको रणनीति इसी को लेके सुझाई है। अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आपसे गुजारिश होगी कि ये जो शो है हमारे चैनल के YouTube पर भी जाता है, तो वहां पर आप एक बार फिर से जवाब सुन सकते हैं, और इसका जवाब हालांकि अभिनव ने दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रणनीति में इस सलाह के अनुसार बदलाव करेंगे। मेरे साथ फोन लाइन पर क्या श्याम कुमार जी मौजूद हैं? जी, इट्स श्याम किशोर एक्चुअली। श्याम किशोर जी, नमस्कार सर, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, पूछिए। मेरे ख्याल से रिटेल डायरेक्ट स्कीम पर कोई सवाल है आपका? एक्चुअली मैं आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं आईटी के अंदर मतलब LIC PF यूज कर पा रहा हूँ। उसमें पूरा क्लेम ले लेता 150 का। ऑन टॉप ऑफ दैट NPS में भी डाल रहा हूँ, फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस में भी क्लेम कर पा रहा हूँ। तो अब मेरा थोड़ा सा था कि इससे ज्यादा कुछ कहीं क्लेम करना हो मुझे टैक्स रिबेट में, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट बॉन्ड एक ऑप्शन हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, कितना रिटर्न उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसकी कितनी टैक्स रिबेट में मतलब पार्टिसिपेशन हो सकती है? एक मुझे आप बात बताइए, जो भी आपने अभी निवेश विकल्प मुझे बताए हैं, सब में आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। क्या निवेश करने से पहले आपका क्राइटेरिया ये होता है कि कहाँ टैक्स बेनिफिट मिले उसके लिहाज से ही, या उसके हिसाब से ही मैं निवेश करूं? नॉट रियली, मतलब एक वो भी एक रीजन होता है, बट रिटर्न इज ऑलवेज देयर। रिटर्न तक एक्सपेक्ट करता है इंसान है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे, बट रिटर्न के साथ मेरा ये भी प्राइमरली फोकस रहता है कि टैक्स रिबेट कितना मिल सकता है उसमें। ATC की लिमिट मैं एट करंट टाइम में एग्जॉस्ट कर ही रहा हूँ, वो 1,50,000 वाली। उसके ऊपर भी NPS का 50% क्लेम कर लेता हूँ, 25 अनदर मेडिकल इंश्योरेंस पे। तो इसके और ज्यादा और कैसा हम मतलब क्लेम कर सकते हैं, और कैसे टैक्स रिबेट ले सकते हैं? क्या गवर्नमेंट बॉन्ड ऑप्शन है?
बिल्कुल, चलिए फिरोज विस्तार से इस पर आपको समझाइश देंगे। और अच्छी बात यह है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन की बात हो रही है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए, फिरोज उसका फायदा यहाँ पे श्याम किशोर जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो किस तरह के निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, क्या टैक्स छूट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसको कंसिडर करते हुए आपको निवेश करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तभी मिलेगा जब हम इनके निजी पोर्टफोलियो को जानेंगे और इनका मकसद क्या है, इनकी जोखिम की क्षमता क्या है। इन सबको जाने बगैर एक क्लियर कट सलाह देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बहरहाल सरकारी बॉन्ड में निवेश करने का सुनहरा मौका, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, बताएं फिरोज। कविता जी, देखिए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो आरबीआई ने, पीएम मोदी जी ने भी कहा था लास्ट हफ्ते, एक इम्पोर्टेंट बोरोइंग प्रोग्राम है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए। एक चीज तो वो है, बट फ्रॉम अ टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट एक सेक्शन जो है 54EC, इसका प्रयोग काफी लोग नहीं कर पाते, स्पेशली उनके जिनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनके कैपिटल गेन्स को एग्जेम्प्ट करने के लिए 54EC का जरूर प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं आरईसी के, एनएचएआई के, आईआरसीटीसी के, इसमें जो है कि आपको 50 लाख रुपए की कैपिटल गेन आप इस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आप टैक्स की रियायत पा सकते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो आपने कविता जी बहुत सही प्रश्न पूछा था कि टैक्स एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है, बट वो प्राइमरी क्राइटेरिया जरूर नहीं हो सकता है, क्योंकि टैक्स की जो भी छूट वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें लॉन्ग टर्म पैसा आपका फंस जाएगा, और लॉन्ग टर्म अगर आप पैसा डालने के लिए तैयार हैं तो इक्विटी में आपको ज्यादा रिटर्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर 5 से 8% कमाते हैं तो इक्विटी में 12-13% भले ही टैक्स भी देते हैं आप, तो भी आप ज्यादा उसमें कमा लेंगे। सो टैक्स को प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं रखें। 54EC के बारे में अपने टैक्स एक्सपर्ट से, आपके सीए से बात करें और उसका अगर प्रयोग हो तो उसको जरूर यूटिलाइज करें। कमिंग टू योर क्वेश्चन कविता जी, जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ड स्कीम जो कहा गया है, वो बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आज की जो कम ब्याज दरें जो है उसमें अगर रिटेल निवेशक जिसको टैक्स का ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं है वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आते हैं तो उनकी एक्सपेंस काफी बढ़ जाती है, पॉइंट 1। और डेट फंड में आपके एक्सपेंसेस होते हैं और आपको 3 साल होल्ड करना ही पड़ता है, एग्जिट लॉस हो सकते हैं काफी बार, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छी बात है। और एफडी के मुकाबले गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट आपको 5 से 1% ज्यादा रिटर्न मिल सकती है, जो सब लो टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें सॉवरेनिटी है और रिस्क नहीं है पैसे डूबने का। मैं चाहती हूँ फिरोज के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत जो जो निवेश विकल्प आपने इनके लिए चुने हुए हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, और उनका मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? मिनिमम अमाउंट होता है 10,000 रुपीज का ज्यादातर, तो मिनिमम अमाउंट 10,000 20,000 जनरली होता है, बहुत रिटेल होता है। 54EC में मैक्सिमम लिमिट जैसे मैंने कहा था 50 लाख होता है, और आरडीजी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी 10,000 की मिनिमम अमाउंट होती है, और उसमें मेंटेन करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता आपको अकाउंट खोलने के लिए और मेंटेन। ऑलराइट श्याम किशोर जी, निवेश के विकल्प अगर आप फॉलो नहीं कर पाए हैं तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि यूट्यूब पर आप देख लें, लेकिन उसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मुझे 54EC की बात कर रहे हैं तो एक बात मैं मिस कर गया कि इसमें कितने तक का रिबेट हम ले सकते हैं फिरोज? मैम, इसमें अगर कोई भी साल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसको बेच दिया, उसमें आपको 10 लाख रुपए का गेन आया, तो ये जो गेन है अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं इन बॉन्ड्स में, आरईसी, एनएचएआई जो बॉन्ड्स होते हैं स्पेसिफिकली 54EC के, तो उस पे आपको टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ता। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, द मैक्सिमम लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख के कैपिटल गेन पे आप रियायत पा सकते हैं। तो अगर 20% का टैक्स है तो 50 लाख के अमाउंट पे क्लोज टू 10 लाख की टैक्स की रिबेट मिल सकती है इस इन्वेस्टमेंट में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ संदीप बीकानेर से फोन लाइन पर है। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। पूछिए सर, क्या सवाल है? मेरा ये क्वेश्चन था, किसी लेडी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो बेच के अपने बच्चे की हायर स्टडी के लिए लोन चुका सकती है क्या, जो करीब 30 लाख है, IIM अहमदाबाद में जैसे एडमिशन हुआ है,
या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर कोई हम बॉन्ड या टैक्स सेविंग एफडीआर बना सकते हैं क्या, या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्या उससे? ये 2-3 क्वेश्चन थे मैडम। इनका मकसद क्या है? पढ़ाई के लिए खर्चा जो हो रहा है उसकी लोन की अदायगी के लिए क्या प्रॉपर्टी बेचना ही एक लौता विकल्प है? हाँ जी, हाँ यही विकल्प है मैडम। वो लोन चुकाना चाहते हैं बच्चे की, ऐसे 28-30 लाख रुपए उसकी फीस है 2 साल की। तो हम प्रॉपर्टी बेचे तो लेडी उससे अपना टैक्स बेनिफिट कैपिटल गेन जो होगा वो उससे एडजस्ट हो जाएगा क्या मैडम? चलिए, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें, कोई दुकान वगैरह लेना चाहे, दूसरे बच्चे को दुकान खुलवाना चाहते हैं, तो वो सही रहेगा क्या? जहाँ तक मुझे पता चल रहा है ना, आपका सवाल तो कैपिटल गेन में प्रोटेक्शन या फायदा सरकारी बॉन्ड्स को लेकर कितना है, मेरे ख्याल से आपने हमें ये सवाल भेजा है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ संदीप जी कि अपना सवाल जो आपने अभी पहले मुझसे पूछा ना उसको अलग से भेजें, क्योंकि अभी जो सवाल हमारे पास है वही हमारे गेस्ट के पास भी है, तो उसके ऊपर अच्छे से मंथन हो रखा है और आपको समझाइश भी मिल जाएगी। अभिनव, इनका सवाल कैपिटल गेन में प्रोटेक्शन के फायदे कैसे होंगे और गवर्नमेंट बॉन्ड में आप जब कमाई करते हैं तो किस तरह से उस पर टैक्स लगेगा, इस पर आप समझाइश दें। कविता, काफी सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले फिरोज ने भी आंसर किया था। नेचुरली अगर कैपिटल गेन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप वो 54EC का ही ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे REC, NHAI, IRFC, PFC। इनका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम का है, बट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। प्लस आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 5 साल तक लॉक्ड इन रहते हैं। एवरी ईयर इंटरेस्ट पे आप नेचुरली टैक्स भरेंगे, तो अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो अकॉर्डिंगली आपका नेट रिटर्न 3.5% हो जाएगा। अगर आपकी अवधि लॉन्ग टर्म की है और अगर आप नहीं चाहते आपके फंड्स लॉक इन हो, तो कई केसेस में हमने देखा है कि ये फायदेमंद होता है इन्वेस्टर के लिए कि वो अपना टैक्स पे कर दें और जो इसका नेट अमाउंट बचता है वो अगर आप डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट करें विद लिक्विडिटी और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आपके रिटर्न्स कैपिटल गेन बॉन्ड से बेटर हो सकते हैं कंपैरेटिवली। पर अगर टैक्स बचाना ही अगर आपका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करें। तो दूसरा सवाल ये पूछ रहे थे, उसमें बेसिकली टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं जो कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं है। ये करंटली सेकेंडरी मार्केट से आप मतलब बाजार से आप अपने ब्रोकर के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। करीबन 4.25 से 4.5% का एक एनुअल रिटर्न का टैक्स फ्री करंट रिटर्न्स हैं। ये भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही होते हैं प्राइमरीली, बट ये कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं है, ये प्योर टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं। चलिए, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ती हूँ और शिवम कुमार का सवाल मैं लूंगी। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग मैम। सर, आपको शुरुआत करनी है अपने इन्वेस्टमेंट की? जी 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 मैम, एक्चुअली स्टॉक में पहली बार आया हूँ, अभी तो मैंने किया नहीं है। मैं आपका वो चैनल को देख रहा था, प्रोग्राम सब मेरे को थोड़ा वो हुआ, तो मैं 500 रुपए 1000 रुपए से स्टार्ट करना चाह रहा था। तो मेरे को थोड़े स्टॉक में जानकारी भी नहीं है, तो मैं चाह रहा था किस कंपनी में लगाऊं, तो मेरे को कितना होल्ड करना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए या महीनों कब तक के लिए? सर, स्टॉक्स और शेयरों पर तो पूरा दिन हम चैनल पर सलाह देते रहते हैं। मनी मंत्रा में हम आपको निवेश के जो बाकी विकल्प है ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए और इसके अलावा आपकी जोखिम के अनुसार हम आपको निवेश प्रक्रिया की सलाह देते हैं, आपके लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं। बहरहाल, कितने साल तक निवेश करेंगे? 30 साल तक जी, है ना? तो चलिए, क्योंकि आप पहली बार बाजार में कदम रख रहे हैं तो म्यूचुअल फंड से के जरिए जाना और म्यूचुअल फंड में SIP करना, क्योंकि SIP एक निवेश का माध्यम है जिसके जरिए आप इक्विटी में निवेश करते हैं, भले ही वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स हो। फिरोज आपको बेहतर समझाइश देंगे। फिरोज, आपके हाथ में है ये सवाल और हमारे दर्शक जो हैं वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी बाजार में। यस, आई थिंक शिवम जी, अच्छी बात है कि आप इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना चाहते हैं, बट शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक प्लानिंग का इम्पोर्टेंस होता है, बट आप अगर स्टार्ट करना ही चाहते हैं और पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी से ही करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, वो इस पोर्टफोलियो में ज्यादातर शामिल होती हैं। सो लार्ज कैप कैटेगरी होगा। उस लार्ज कैप कैटेगरी में 13 से 14 फंड ऐसे हैं जो 3 साल क्रॉस कर चुके हैं और 1000 करोड़ से ज्यादा मैनेज करते हैं,
जिसकी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है। उसमें से एक चुनाव अगर मैं करना चाहूँ तो मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड बहुत अच्छा फंड होगा, क्योंकि गौरव मिश्रा जो फंड मैनेजर है उन्होंने 61 स्टॉक खरीद रखे हैं जो बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं और अच्छी प्रोपोर्शंस में खरीद रखे हैं, और इन्होंने सिंस इंसेप्शन 16% की पर एनम रिटर्न देने की दिया है। सो 12 से 13% की उम्मीद करना इस फंड से कंसिस्टेंटली मंथली इन्वेस्ट करने के बावजूद आई थिंक वुड बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन। सो शिवम, ये अच्छा स्टार्ट पॉइंट है, और जैसे आपकी आय बढ़े तो अमाउंट इंक्रीज करें, दूसरी कैटेगरी से स्कीम्स लें, बट इन्वेस्ट करने के बाद जरूर अपनी प्लानिंग कर लें, गोल्स को सेट कर लें। उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अटैचमेंट होती है इस इन्वेस्टमेंट से, एक लक्ष्य होता है, तो एक हिम्मत बनी रहती है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए साल दर साल, क्योंकि 30 साल इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। उसके लिए गोल्स सेटिंग एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है, सो उसको रिविजिट कीजिएगा। शिवम, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। फिरोज, अगर आगे चलकर इनको अपना निवेश बढ़ाना भी हो तो किस कैटेगरी की ओर बढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से शिवम की जो टाइम फ्रेम्स हैं 30 साल की टाइम फ्रेम्स हैं, तो आई थिंक मिड कैप कैटेगरी का सेकंड स्कीम होगा मिड कैप कैटेगरी, और थर्ड होगा फ्लेक्सी या मल्टी कैप। अच्छा फिरोज, क्योंकि इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है इक्विटी बाजार में निवेश करने की, तो म्यूचुअल फंड के जरिए तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स भी क्या इनको लेने चाहिए? अगर लेने चाहिए तो कितनी समझाइश आ जाए बाजार की, उसके बाद शामिल करें, डायरेक्ट इक्विटी के पोर्टफोलियो में जगह दे उसको? मेरे हिसाब से कविता जी डायरेक्ट इक्विटी की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप 12 से 14% कमा सकते हैं तो रेगुलर इन्वेस्ट करके अपने गोल्स को मीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे खुद के पोर्टफोलियो में मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ, ना तो हमारे 6,500 जो HNI क्लाइंट्स हैं उनको भी स्टॉक्स हम महरूम ही रखते हैं। तो बिगिनर के लिए तो डेफिनेटली नो ब्रेनर है, म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। बोरिंग प्लेटफॉर्म है, ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते, 30-40% की रिटर्न भी आ सकती है स्टॉकों में, बट म्यूचुअल फंड में 12 से 14% consistent return over 10-year holding periods are possible. So definitely a no-no for a beginner. चलिए शिवम, आप सलाह अगर नहीं फॉलो कर पाए हैं तो आप YouTube पर जा सकते हैं चैनल के, जहां पर मनी मंत्रा शो है, और ये शो और बाकी तमाम शोज भी आप देख सकते हैं। आपको बेसिक जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर समझ की ज़रूरत होती है ना, वो सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। आपका नाम बताएंगे एक बार मुझे? हाँ, मैं भारत सेठ बोल रहा हूँ। हाँ जी। आरबीआई बॉन्ड में डायरेक्टली कैसे सब्सक्राइब करें एज अ रिटेनिंग? सर मुझे ना आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही है। आरबीआई बॉन्ड में कैसे सब्सक्राइब करें? ठीक है, फिरोज आपके पास आया है ये सवाल। फिरोज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ कविता जी, आ रही है बिल्कुल। आरबीआई बॉन्ड के लिए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को चुना गया है और 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को चुना गया है। इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उस स्पेसिफिक बैंक में उन्होंने वो प्रोविजन दिया है। और सेकंड, एक अकाउंट, एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इन्वेस्ट किया है। सो पॉइंट 1, आपको ये 12 की जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें तो कुल मिला के SBI है, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। अगर आप कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक और एक्सिस बैंक। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन का भी एक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उनके द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये जो 12, 4 और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, ये माध्यम है आपके RBI के RDG अकाउंट को खोलने का, और इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो काफी सारी बैंक्स अपने ऑनलाइन पोर्टल में इसको प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर उस प्रोसेस में है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करके आपको ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दैट्स द बेसिक प्रोसीजर। ऑलराइट, अगले दर्शक मुकेश पुंडीर क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? मुकेश जी। हाँ नमस्कार सर। सर बताइए, आपको 20 साल तक के लिए निवेश करना है ना? जी सर, मैं 20 साल के लिए निवेश करना है और मेरी मंथली इनकम जो है 45,000 है और अभी मैं जो करता हूँ।
आपकी तो टोटल इनकम में से आप कितना निवेश करेंगे? जी मेरी 45,000 ना मंथली इनकम है। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और मैं कितना निवेश करूँ अगर वो जानना है। ओके चलिए ठीक है, 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए 20 साल में, है ना? जी सर, जी मैम, जी मैम। अपने निवेश को आगे चल के बढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल मैम, मैं तो जॉब करता हूँ और इससे पहले कहीं पर नहीं लगाए ना पैसे, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया है ना? नहीं अभी तो मैंने ब्रोकिंग किया। चलिए, मुझे ना थोड़ी सी आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। बहरहाल अभिनव, अगर आप इनकी जवाब को सुन पाए हैं तो इनका सवाल तो मेरे पास है, देखिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने पूछी है ना वो मैं ठीक से कैच नहीं कर पाई हूँ। अभिनव, बताएं इनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? कविता, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मुकेश जी 25 से 30 साल की एज ब्रैकेट में होंगे, क्योंकि ये 20 साल तक का निवेश प्लान कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वो जल्दी ही अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और उनका एक गोल भी सेट है कि इनको एक फिक्स्ड अमाउंट 2 करोड़ तक का चाहिए और इसलिए वो मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न देखें, जो काफ़ी पॉसिबल है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो इनको लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना ज़रूरी है टू रीच दिस टारगेट कंफर्टेबली, कि 2 करोड़ के आसपास उनका टारगेट पहुंच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कविता, इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना। जो कहते हैं आप जितना लंबा निवेश करते हैं उतना आपके रिटर्न्स और आपका एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही इन्वेस्टमेंट वो 20 से 22 हज़ार रुपये 5 साल और इंक्रीज करें, 20 साल के बजाय 25 साल तक रखें, तो इनकी वैल्यू एक्चुअली 4 करोड़ तक पहुंच सकती है। अनलाइक जो लोगों को लगेगा कि उनको 40 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट दैट फिगर, ऐसा नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फंक्शनिंग वैसे ही होता है। अगर इस वक्त वो 20 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो 15,000 से स्टार्ट करके हर साल 5% से अपनी इंक्रीमेंटली SIP का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। आइडियली जब कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप लार्ज कैप्स रहें, में इन्वेस्ट करें, बिकॉज बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स होता है, ब्लू चिप कंपनीज रहती हैं। पर अगर इनका इन्वेस्टमेंट 20 साल 25 साल के लिए है तो मैं चाहूंगा थोड़े अग्रेसिव रहें, इक्वली अपना पोर्शंस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करें, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिड कैप एंड स्मॉल कैप आपको टिपिकली लार्ज कैप से बेटर रिटर्न्स देते हैं। इसलिए मैं इनको 3 फंड्स रिकमेंड करूंगा इस कैटेगरी में। सबसे पहले लार्ज कैप में मैं इनको कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड रिकमेंड करूंगा। मिड कैप कैटेगरी में कोटक इमर्जिंग इक्विटी और स्मॉल कैप में SBI का स्मॉल कैप फंड। अगर हम इनकी हिस्टोरिकली रिटर्न्स देखें, हालांकि ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि आगे चल के ऐसे रिटर्न्स आएंगे, पर एक फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, जो फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, आपको समझ में आता है कि फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। पिछले 10 साल में ब्लू चिप कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड ने करीबन 16% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप स्पेस का मेरा रिकमेंडेशन है, उसमें एनुअलाइज 21.75% का रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर्स। SBI स्मॉल कैप ने 26% प्लस एनुअलाइज रिटर्न्स दिया इन द लास्ट 10 ईयर्स, राइट? तो इनका पीरियड 20 से 30 साल है, तो अग्रेसिव होना, अलग अलग SIP डेट्स पे इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कोई करें, वो अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करें 3 अलग डेट्स में, जिससे वो हर पूरे महीने में मल्टीपल एवरेजिंग डेट्स चूज कर सकते हैं। पहली तारीख, 10 तारीख, 25 तारीख, जो भी उनको कन्वीनियंट हो। मेरे हिसाब से इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएं और कंसिस्टेंटली करें बिना किसी रुकावट के, चाहे बाजार जहां भी है, जैसा भी है। इसमें डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अगर वो रहेगा तो आई थिंक गोल बहुत आसानी से ये रीच कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने इनको 3 फंड्स रेकमेंड किए हैं और बहुत खूबसूरती से और डिटेल में जाके समझाइश भी दी है। मुकेश, जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें और मेरे ख्याल से इसी के साथ हमें आज के शो को यहीं समाप्त करना होगा। अभिनव आपका, फिरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर लोगों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर गाइड करने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन याद रखें कि ये जो शो है आप सोशल मीडिया पर लाइव देख सकते हैं और साथ ही अपने सवाल व्हाट्सएप पर हमें पहुंचा सकते हैं और वहां से हम सवाल जो है उठाकर अपने शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।